नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल T24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। प्रदेश में महाकुंभ में जिस तरीके से अव्यवस्था को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, योगी आदित्यनाथ पे हमलावर है, उसी को लेकर के सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है, महाकुंभ को लेकर के व्यवस्थाओं को लेकर और भी सुदृढ़ और बेहतर कर रही है। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, आप खुद सुनिए। महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। हमारी सरकार सबसे अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है, लगातार उसमें सुधार भी कर रही है। उसके बावजूद देखिए, विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हमारी सरकार उस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ। डिप्टी सीएम लगातार ये बता भी रहे हैं और पूरी की पूरी सरकार बता रही है कि हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार के सामने जो विपक्ष है लगातार हमलावर है सरकार पर और कह रहा है कि पूरी कुव्यवस्था है। महाकुंभ में लंबी कतारें, सड़कों पर जाम लगा है, लोगों को खाने पीने की सुविधा नहीं है, लोग गाड़ियों में अरेस्ट है। इसी को लेकर के लगातार जो समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव भी वो भी हमला बोल रहे हैं और उन्होंने कल सीएम योगी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सीएम योगी वो सबको डुबाना चाहते हैं। तमाम व्यवस्था की तस्वीरें वायरल होती हैं और उस व्यवस्था को लेकर के सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि अव्यवस्था नहीं कुव्यवस्था है वहां पर। इसी को लेकर के डिप्टी सीएम ने अपनी बात रखी थी। आपको बता दें कि अभी 30वां दिन है महाकुंभ का और अभी तक की 45 करोड़ के पार वहां पर जो श्रद्धालु है वो पहुंच चुके हैं और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वो तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ की दिखाते हैं, ड्रोन वो तस्वीरें हैं जिस तरीके से जो आस्था का जनसैलाब वहां पर उमड़ पड़ा है। वो तस्वीरें देखिए सीधे प्रयागराज महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में इस वक्त जो जन सैलाब है श्रद्धालुओं का वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है और इसी को लेकर के कल देर रात सीएम योगी ने एक बैठक की थी बड़े अधिकारियों के साथ और इस बैठक में खासा नाराज नजर आए सीएम योगी। उन्होंने कुछ 2 एडीजी जो उनके जो अधिकारी है, रेंज के अधिकारी है, उन पर बरस पड़े थे सीएम योगी और उन्होंने कहा था क्यों ना आपके ऊपर इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। सस्पेंशन की कार्रवाई की बात जो सामने आ रही है कि इस जो बीसी में उन्होंने जो बैठक हुई थी बड़े अधिकारियों के साथ उसमें उन्होंने कही है। लगातार नाराज चल रहे हैं और सीएम योगी जिस तरीके से जो घटना घटी थी मौनी अमावस्या के दिन और जो ट्रैफिक डिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के पूरी तरीके से बिफरे हुए नजर आए सीएम योगी और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था एक भी श्रद्धालु को नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी बड़ी जिम्मेदारी और इसी को लेकर के करीब 52 अधिकारी महाकुंभ भेजे गए हैं। उन्होंने बोला है और कि वहां पर पहुंच करके हर व्यवस्था को मैनेज किया जाए क्योंकि कल 12 तारीख है और माघ का स्नान भी, ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच सकते हैं। और साफ स्पष्ट निर्देश दिया है सीएम योगी ने कि पार्किंग स्थल के बाद वहां पर शटल बसें लगाई जाए जो सीधे सीधे लोगों को लेके जाए, किसी भी प्रकार से किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े एक भी श्रद्धालु को। आपको बता दें नो व्हीकल जोन एक बार फिर से घोषित किया गया है पूरे महाकुंभ क्षेत्र को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां पर गाड़ियों की तादाद जा रही थी, सारे वीवीआईपी पास कैंसिल कर दिए गए हैं और स्वास्थ्य जो गाड़ियां हैं और पुलिस महकमे की जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ करके किसी भी गाड़ी को अब अंदर जाने की मनाही होगी। 13 फरवरी 8 बजे तक ये पूरी की पूरी मनाही है, नो व्हीकल जोन कर दिया गया है क्योंकि लगातार बड़ी तादाद में श्रद्धालु है जो वहां पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए पूरा का पूरा फैसला लिया गया है। आपको बता दें फिरोजाबाद में गौ तस्करी और जो कसाई हैं उनके साथ मुठभेड़ हुई है और उसमें एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। फिरोजाबाद से आपको तस्वीर दिखाते हैं। सर आज थाना रसूलपुर क्षेत्र में किस तरह की घटना हुई? देखिए, लई कुरैशी है, ये रसूलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है
इसके विरुद्ध रसूलपुर थाना क्षेत्र में 2 मुकदमे पशु कटान के लिखे गए थे। ये लगातार वांछित चल रहा था। आज ही सूचना ये मिली थी कि अपने एक साथी के साथ ये क्षेत्र में घूम रहा है छुपे छुपाए। इस सूचना पे यहाँ दबिश दी गई तो ये इसने पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी इसके ऊपर जवाबी फायरिंग की आत्मरक्षा में। इसके पैर में गोली लगी है। इसका इलाज हम लोग ट्रामा सेंटर में पुलिस अध्यक्षा में करवा रहे हैं। इसके पास से जो बरामदगी हुई है पुलिस अभियान चला रही है और ऐसे जो गौ तस्करी है उन जो पशु तस्कर हैं, तमाम जो अपराधी हैं, बड़े अपराधी हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और इसी की तहत जो तमाम जो अपराधी हैं वो पुलिस की गोली का शिकार भी हो रहे हैं, क्योंकि जब पुलिस इनको रोकने का काम करती है तो ये पुलिस के ऊपर ही फायर झोंक देते हैं, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में इनके भी पैरों में या ये चोटिल या घायल हो जाते हैं। तमाम इस तरीके के एनकाउंटर्स जो प्रदेश में चलाए जा रहे हैं इन अपराधियों के खिलाफ। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहर की वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। जो सबसे पहले हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवनीश हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से? क्योंकि एक खबर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जाम की स्थिति को लेकर के तस्वीरें आ रही थी, लेकिन कल देर रात बैठक की थी सीएम योगी ने, उसके बाद इस तरीके की बात आ रही है कि अब जाम जैसी स्थिति नहीं है। फिलहाल क्या स्थिति है, जरा इस पे भी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि जाम की जो स्थिति थी वो परसों काफी भयावह थी और काफी दूरी तक, लगभग 18 किलोमीटर का लंबा जाम जो है कानपुर से ऐसा लगा हुआ था, जहां पर लोगों का आवागमन काफी जो लोग थे वो कहीं ना कहीं प्रयागराज की तरफ जो निकले थे उनका आवागमन बंद हो गया था और कहीं ना कहीं लोगों को वापस लौटना पड़ा था। जो दूरी लोग 5 से 6 घंटे में या 7 घंटे में कर रहे थे उनको लगभग 28 घंटे उस जाम में फंसना पड़ा था। लेकिन कल जब ये बैठक हुई है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जाम की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि 12 तारीख जो कल है, कल को लेकर के भी कहीं ना कहीं भीड़ की उम्मीद काफी की जा रही है, क्योंकि कल भी एक स्नान पड़ रहा है जिसको लेकर के लगातार जो है तैयारियां जो है प्रशासन जरूर कर रहा है। लेकिन लगभग 3 लाख से अधिक लोगों का जो है कानपुर के सेंट्रल से जाने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसको लेकर के कड़ी सुरक्षा के जो इंतजाम है लगातार जो है पुलिस के द्वारा और जो भी वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। उनका साफ तौर पर जो भी एजेंसियां उनका साफ तौर पर कहना है कि इस कुंभ को सुरक्षित कुंभ बनाने का जो जिम्मा लिया गया है उसको पूरी तरीके से निभाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो भीड़ लगातार आ रही है उससे भी ये कहा जा रहा है, साफ तौर पर उनसे ये उम्मीद भी की जा रही है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो समय लेकर के आए और कहीं ना कहीं जो है एकदम जल्दबाजी करने का प्रयास ना करें, जिससे कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दुर्घटनाएं जो ना हो सके। बिल्कुल अवनीश, कई ऐसी तस्वीरें कल देखने को मिली थी और जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, इस बात की शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे कि पैदल चलना पड़ रहा है, कई घंटों मतलब कई किलोमीटर तक उनको पैदल चलना पड़ रहा है और बड़ा देर हो जा रहा है। कानपुर के भी कुछ निवासियों की ऐसी शिकायतें देखने को मिली थी। लेकिन जिसके बाद सीएम योगी एक्टिव है और कई ऐसे जो अधिकारी हैं, 2 बड़े अधिकारी थे, उनको फटकार भी लगाई और खासा निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो प्रयागराज महाकुंभ में, इसको लेकर के तमाम व्यवस्था की जाए। लेकिन कानपुर क्योंकि प्रयागराज से सटा ही हुआ है और बहुत कम समय लगता है, लेकिन कई घंटों का सफर तय करके लोग वहां पहुंच पा रहे हैं। क्या इसमें जिम्मेदार जो अधिकारी थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उनकी नाकामी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा लंबा जाम जो सड़कों पर देखने को मिला है? और जब कल बैठक हुई उसके बाद डीएम और एसपी सड़कों पर है। देखिए, अखंड ये जो कुंभ का आयोजन है बहुत बड़ा आयोजन है और एक बहुत बड़ी एक संख्या में लोग जो है लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा टास्क कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए भी है कि इतने लोग जो है किसी भी शहर से अगर निकलते हैं तो उनको संभालना काफी कठिन हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति बनी है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर बेहतर मैनेजमेंट के हिसाब से अगर यहाँ से लोगों को निकाला जाता और जो जहाँ पर जाम की स्थिति ज्यादा बनती, जो ऐसे स्पॉट बने हुए हैं जहाँ पर जाम लगने के आसार रहते हैं, क्योंकि कई सारे जो हाईवे होते हैं, हाईवे में भी कुछ ऐसे कट होते हैं जहाँ पर चारों तरफ से वाहनों का आवागमन होता है। तो उनपे ये जो प्रशासन है उसको ये करना चाहिए कि जो ऐसे रास्ते हैं जहाँ से आवागमन काफी कम होता है उनको रोक देना चाहिए, उनको डाइवर्ट कर देना चाहिए, ताकि जो सीधे हाईवे पर रास्ता है वो कहीं ना कहीं चलता रहे, लगातार उनको रोका ना जाए। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ लगातार प्रयागराज जा रही है तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो मौनी अमावस्या में जो इस तरीके की भीड़ थी वो भीड़ लगातार बढ़ेगी। जैसा कि सभी लोग चाह रहे थे कि हम फरवरी में स्नान करने जाएंगे, जब भीड़ कम हो जाएगी, तो लगभग सभी ने ये उम्मीद की थी। तो ऐसे जो भीड़ का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है कि और भीड़ कहीं ना कहीं
प्रयागराज में पहुंचेगी और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो ये जिला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर रहेगी कि इतनी भारी भीड़ को जो है उनको संभालने का जो भरकस प्रयास है उनके द्वारा जरूर रहेगा, लेकिन एक जिम्मेदारी का भी कहीं ना कहीं एहसास उनको होना चाहिए और जिम्मेदारी करनी भी पड़ेगी कि किसी भी तरीके का कोई दुस्साहस ना हो या किसी तरीके की कोई जनहानि किसी तरीके की इस महाकुंभ में अब ना हो पाए। अखन बिल्कुल अवनीश, बहुत बड़ा सवालिया निशान था जिस तरीके से भगदड़ मची थी मौनी अमावस्या के दिन और जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए थे और लगातार यही स्थिति बनी हुई कि विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और कुव्यवस्था को लेकर के आरोप भी लगा रहा है। तो कल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि वहां पर जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। इतनी बड़ी तादाद में वहां पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लेकिन उनके लिए व्यवस्था कुछ भी नहीं की गई, क्योंकि अगर ऐसा तस्वीरें नहीं आती, अगर इस तरीके की व्यवस्था की तस्वीरें नहीं आती तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो विपक्ष है उसको इस तरीके का मौका मिलता? कहीं ना कहीं तो जरूर आपके अंदर कोई कमी है जिसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं अवनीश। देखिए बिल्कुल कमियां हैं। प्रयागराज से भी जैसे कि लगातार खबरें आ रही हैं, हमारे पत्रकार साथियों के साथ भी कहीं ना कहीं जो है दुर्व्यवहार की खबरें जो लगातार आ रही हैं, तो ये बिल्कुल सोचने की बात है कि अगर महाकुंभ को हम देश और विदेश में बताना चाहते हैं कि हम एक आस्था का कुंभ है, उसमें हम कहीं ना कहीं, हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि एक कहीं ना कहीं टेंशन जरूर होती है एक इतना बड़ा जो व्यवस्था उसको संभालने की, लेकिन ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बाहर से अगर कोई हमारे पास में आता है या प्रयागराज में पहुंच रहा है तो अगर हम टेंशन में भी हैं, जो भी चीजें हैं हम उनके ऊपर उस चीज को ना निकालें। और जो नाम खराब होता है, जिस तरीके से लगातार खबरें चली प्रयागराज में कि कई लोगों के साथ में बदतमीजी की गई, जिसके साथ साथ जो है वो उन लोगों ने भी जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने चैनलों के माध्यम से महाकुंभ के जो व्यवस्था थी उसको उस पर कई कड़े सवाल खड़े किए हैं। तो ये जिम्मेदारी बिल्कुल जो पुलिसकर्मी है वहां पर उनकी बनती है कि इस तरीके के जो कार्य है वो ना करे और जो भव्य कुंभ की जो एक परिकल्पना जो है प्रदेश के मुखिया ने की है वो भव्य कुंभ कहीं ना कहीं बेहतर हो सके। खैर बिल्कुल अवनीश, बात आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा रेस किया है। इसी को लेकर के कल बैठक में सीएम योगी ने भी नाराजगी जताई कि ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी लोग भ्रामक खबरें फैला रहे हैं जिसकी वजह से अफवाह का रूप बदल जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो महाकुंभ में अपनी छवि चमकाने के लिए इस तरीके से भ्रामक खबरें फैला रहे हैं और जिसके बाद जो लोगों के मन में एक संशय पैदा हो जा रहा है? बहुत बड़ी वजह भी है जिसको लेकर के सीएम योगी ने नाराजगी जताई और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले भी कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो होल्डर्स थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। ऐसे कल नाराजगी जब सीएम योगी ने नाराजगी जताई है तो हमें लगता है कि और भी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए एक बड़ा आयोजन है तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं सबकी नजरें, पूरे देश विदेश की नजरें इस ओर हैं, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है कि जिससे कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति अपने आप को चमका सकता है। बहुत सारे लोग इस कुंभ से ही चमके हैं, जिस तरीके से लगातार आईबीसी ने भी खबरें दिखाई हैं। बहुत सारे जैसे आईटीएंस बाबा या एक सुंदरी के तौर पर एक जो है महिला निकली थी, इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस महाकुंभ के माध्यम से चमक जरूर रहे हैं। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा सकता है इसको, एक बड़ा जो है व्यवस्था मानी जा सकती है कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने आप को चमकाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी बनती है और एक बड़ा आयोजन जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोचा या इसको भव्य बनाने का, उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम अपने देश का नाम बेहतर करना चाहते हैं तो एक नैतिकता के साथ में एक अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक ऐसे कार्य करें जो कोई ऐसी भ्रामक खबरें ना फैलाएं जिससे हमारा जो प्रदेश नहीं बल्कि देश, क्योंकि इस समय पूरी जितने भी देश हैं, अन्य देश हैं, उनकी पूरी नजरें कुंभ पे हैं। लगातार विदेशी जो है लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लगातार विदेशी जो भी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो भी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, तो उनके सामने एक गलत छवि ना हो, ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो जो इस तरीके के लोग कार्य कर रहे हैं उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए और जबरन अगर इस कार्य को किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई हो, जिससे एक नजीर भी दी जाए कि अगर इस तरीके से आप भ्रामक खबरें फैलाएंगे तो आपके खिलाफ में कोई कुताहत नहीं की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। खंड बिल्कुल अवनीश, ये नैतिक जिम्मेदारी हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। अपने आप को चमकाने की तो चमकाने के कई सारे विकल्प भी हैं, लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप चमका रहे हैं और आप भारत के निवासी भी हैं। अगर आप ऐसी खबरें, आप ऐसी भ्रामक चीजें डालेंगे तो आपके देश की छवि धूमिल होगी। ऐसे में हम सबको सतर्क रहना चाहिए और जो भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्य करते हैं, जो नैतिक है, जो सही चीज है, उसको दिखाना जरूरी है, लेकिन भ्रामक तस्वीरें दिखा करके अपने आप को चमकाने के लिए इस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं, इंद्रवीर रायबरेली से है। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? अखंड, देखिए आपको सबसे पहले बता दें कि रायबरेली की तस्वीर है। जैसे अभी आप डिस्कस भी कर रहे हैं कि कुंभ को लेकर के कई ऐसी भ्रामक खबरें निकल रही है, लेकिन कुछ भ्रामक खबरों में कुछ खबरें ऐसी भी हैं, वो भ्रामक नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको खुद बताऊँ फ्रेंड, मैं
सैटरडे सैटरडे कुछ फैमिली का कुंभ के लिए गया और 6:30 बजे मैं ऑलरेडी पहुंच गया था कुंभ बॉर्डर पे, और सुबह मॉर्निंग में मैं 6 बजे पहुंचा हूँ संगम। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 12 घंटे लगा है। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, भ्रामक खबरें जो फैला रहे हैं वो निगेटिविटी ज्यादा आ रही है। नहीं, बिल्कुल इंद्रवीर, ये बिल्कुल सही बात है। भ्रामक खबरों के साथ साथ जो सच्चाई है वो भी दिखाने वाली, और ये बात है, शायद यही कारण था कि कल देर रात सीएबी ने एक बड़ी बैठक की थी और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। 2 एडीजी जोन जो बड़े अधिकारी हैं, एडीजी रैंक के, उनके ऊपर बरस भी पड़े थे, बिफर पड़े थे सीएम योगी। ऐसी खबरें आ रही हैं, अब कंफर्म तो क्या अंदर तो उस बैठक में नहीं थे, लेकिन ये जो खबरें हैं ये कहीं ना कहीं सच बताई जा रही है कि उन एडीजी रैंक के जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई की बात भी की है कल सीएम योगी ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ बड़ी लापरवाही, आपकी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से इस तरीके से ट्रैफिक जो ध्वस्त हो चुका है कि जितने भी आसपास के इलाके हैं प्रयागराज के, उसमें बड़ी लंबी कतारें और एक बहुत बड़ा महाजाम देखने को मिला है। लोग रोड अरेस्ट हो गए थे, इस तरीके की तस्वीरें आई थी और भड़के भी थे सीएम योगी। फिलहाल क्या स्थिति है इंद्रवीर, आज के हालात अगर बात की जाए तो क्या देर शाम बैठक के बाद क्या हालात में कुछ तब्दीलियां हुई है, कुछ बदलाव आया है? डेफिनेटली असन चेंजेस आए हैं, और जो जाम कंटिन्यू लगे रहते थे वो जाम से निजात मिला है। और अगर बात करें तो प्रयागराज में ही नहीं, प्रयागराज के रूट डाइवर्जन जहाँ किए गए थे वहां पे भी, और जाम की समस्या बीते एक दिन पहले तक रही है, कल रात तक रही है, और आज सुबह होते ही ये जाम एकदम से क्लियर हो गया। इसका मतलब ये था, जिन जिम्मेदार आला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब इतना है, ऐसा नहीं लोग काम नहीं कर रहे। जैसे कल मैंने वीडियो देखा कि मठ के बड़े जो है संत है, और उन्होंने अपने भावुक होकर के पुलिस वालों को नमन किया कि रात में खाना नहीं खा रहे हैं, ट्रैफिक वाले पानी नहीं मिल रहा उनको, और ये समस्याएं हैं, लेकिन वो दिन रात कुंभ में लगभग 3 महीने से 2 महीने से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये बड़ी बात है। ऐसे सोशल मीडिया पे विजुअल आए हैं ये कि बुजुर्ग को बिठा करके पुलिस वाले कंधे पे अपनी जो है उससे जो है उनको छोड़ भी रहे हैं पूरी चीज पर लाद करके। ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चीजें दिखनी चाहिए वो चीजें नहीं दिख रही है। तो अभी जो निगेटिविटी दिखाने वाले लोग हैं वो टोटल ये दिखा रहे हैं भगदड़ हो गई। असल एक चीज और है, जो एक्सपेक्टेशन था ना, अकॉर्डिंग गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग जितने भी वहां पे आला अधिकारी हैं, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 8 तारीख के बाद कुंभ में भीड़ इस तरीके उमड़ेगी। मेरी बात समझिएगा, कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से ये बढ़ा है कुंभ का क्रेज, अब ये किस वजह से है, 144 साल का एक तो वो हो सकता है, और दूसरा किस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों ने इस कुंभ को एक पर्व के, जैसे हम लोगों ने, मैं एक बार मैंने और कहा था कि 15 अगस्त से अमृत महोत्सव चलाया माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने, और वो महोत्सव हर घर तिरंगा का अभियान चला। तो वो अभियान किस तरीके से ये कुंभ का अभियान चला कि लोगों ने, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रयागराज से वाया होकर के अयोध्या की संख्या में भी वहां की टूरिज्म में वहां भी बढ़ाया है, ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो कर रही है वो ऐसा नहीं है कि यही जो लेकर और आगे चीजें नहीं होंगी, तो इस चीज में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। और देश का, प्रदेश का, सूबे के मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, और जितने भी आला कमान हमारे राज्य में है सबका नाम हुआ है। और एक्सपेक्ट ये नहीं था कि जैसे साधु संत चले जाएंगे, मठ चले जाएंगे, और अब तो लोग अपन जो कथाएं हो रही थी, मैं आपको बताऊं, मैंने लाइव देखा है वहां पे जो कथाएं हो रही थी, वहां कथाएं नहीं हो रही है। तो बड़े बड़े मठ हैं, उन्होंने लोगों को आश्रय देना शुरू कर दिया अपने यहाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना पीना रहना अगर बड़े बड़े पंडालों में। जैसे मैं रह के आया हूँ, मैं आके आया हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी से कि वहां पे, लेकिन मैं वहां पे लेके रह के आया हूँ, मैं वहां से प्रसाद खा के आया हूँ। लेकिन और मैंने उनसे पूछा वहां के ट्रस्ट के लोगों को, उन्होंने कहा भैया जब से भीड़ थोड़ा सा बढ़ी है तब से हम लोगों ने कथाएं बंद कर दी है, और इसके साथ साथ हम लोग कंटिन्यू हम लोगों ने फ्री सेवाएं दी हैं लोगों को। रखिए परिवार के साथ और सुकून से खाइए, फ्रेश रहिए, आराम से रहिए। तो अखंड ये बड़ा है जहाँ पे लोग अपने संगठन का, अपने कई जोड़ना चाह रहे हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल इंद्रवीर, और ये तस्वीरें बिल्कुल
बिल्कुल इंद्रित, बहुत सारी तस्वीरें आ भी रही हैं और तमाम लोग देखिए श्रद्धा के साथ उमड़े भी हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, बहुत आसान होता है किसी के ऊपर आरोप लगा देना, लेकिन खुद अगर उस कार्य को करना पड़े तो कितना आसान है वो कार्य करना, ये बाद में समझ में आता है। बहुत से ऐसे जो वहां पर जो जवान है हमारे हैं, जो तैनात है सुरक्षा में या जो जिम्मेदारी में है, उनकी स्थिति क्या है आपने भी देखा होगा, लेकिन हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि फौला बड़ी अव्यवस्था है। कुछ लोगों के इतनी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको मैनेज करना इतना क्या आसान है? गाड़ियों से लंबी कतारें हैं चली आ रही है, जिधर से देखिए आप, अगर आप एक सराउंडिंग में आप देखोगे तो एक सराउंडिंग में सर्कल हो तो जाने का तो रास्ता है, आपको कहीं अलग तो जाना नहीं है, प्रयागराज के अलावा तो कहीं जाना, प्रयागराज में ही जाना है। तो क्या हम लोग इतने संवेदनहीन है? क्या हमें समझ में नहीं आता है कि कुछ जवान, जो कुछ अधिकारी है, उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 30 दिन, आज 30वां दिन है और 45 करोड़ से अधिक लोग आज श्रद्धा का स्नान, मतलब आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी कम से कम 15 दिन बाकी हैं। 50 से 50 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पे पहुंचेंगे। तो क्या इस तरीके से किसी के ऊपर भी आरोप लगा देना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं? हमें भी समझ में नहीं आता, अगर हमारे घर में भी कुछ लोग आ जाएं तो क्या हम लोग इतनी आसानी से, अगर एक उम्मीद से ज्यादा कभी कुछ लोग आ जाते हैं तो क्या उनके मैनेजमेंट में हमें समय नहीं लगता, समझने में समय नहीं लगता? तो आरोप लगाना बहुत आसान है इंद्रवीर, लेकिन उस आरोपों में कितनी सच्चाई ये भी देखना चाहिए। लोग अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहे हैं, कुछ गलतियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन समय रहते सुधारा भी जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे कल एक वाक्य हमारे सामने आया, हमारा एक रिपोर्टर किया था और वो जो वापस आ रहे थे तो वहां की रोड की बसें खराब हो गई और वो हैदरगढ़ डिपो थी और हैदरगढ़ डिपो से रोड पे ट्रांसफर करने की, तो वहाँ पे सीतापुर डिपो थी, उससे जब ट्रांसफर करने गए तो वहाँ से जब किसी रिपोर्टर था तो उसने अपना भाई कहीं भी खबरें दिखती हमें हमें क्या दिखते थे, लोग कहते हैं कि मोती की जगह जूते होते हैं, हमें क्या दिखता है, हमें हर जगह अपनी खबरें दिखती है ना। तो हम वो उसने जब एक तस्वीर बनाने की कोशिश करी उस बदतमीज कंडक्टर की, तो उसने मोबाइल छीनने की कोशिश की और ये तस्वीर हमारे पास है। आप देखिए कि इस तरीके के जो अधिकारी है, जो अधिकारी है, ऐसे ही लोग सभी खराब कर रहे हैं कुंभ की, ऐसे ही लोग। हम चाहेंगे हमारे पास तस्वीर है, अगर हमारा असाइनमेंट उसको 2 मिनट के लिए प्ले कर दो, बिकॉज ये तस्वीर दी जाना सरकार के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक कमियां हम दिखाएंगे नहीं कि ये कमी सरकार की कमी नहीं है, ये कमी डेफिनेटली देखिए बस खराब होती है चलने वाले। अगर इंद्रवीर सरकार संजीदा नहीं होती, इंद्रवीर सरकार संजीदा नहीं होती, सीएम योगी लगातार बैठकों का दौर, रात में किसी सीएम को बैठक, आप भी समझ रहे हैं कि एक सीएम मुख्यमंत्री है पूरे प्रदेश का, वो भी इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो लगातार संजीदगी के साथ कई दौरे कर चुका है। कल देर रात में जब इस तरीके की खबरें चलने लगी कि वहां जाम है सड़कों पर, तो क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी? सीएम कितने हद तक जाकर के काम करेंगे, लेकिन लोगों को भी समझना होगा, कुछ हर प्रकार के लोग होते हैं, कुछ उसमें भी ऐसे अधिकारी हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यहाँ पर कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं वहां पर जो खुद भी चाहते हैं कि ऐसी अव्यवस्था पहले और चीजें अलग नजर आए। उनके बहुत बड़ा रोल है, कि मैं कह सकता हूँ, मैंने भी वो तस्वीरें देखी है, और मैं इसको यहाँ पर अगर अभी करें तो समय कम पड़ जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं और आपको यहाँ पर श्रद्धालुओं की चिंता करनी चाहिए थी। श्रद्धालुओं के साथ जो इतनी बड़ी सैलाब वहां पर उमड़ पड़ा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, हम फिर कहते हैं कि गेहूं के साथ गुण पिसता, ये कहावत पहले से चली आ रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने खाने की चिंता नहीं कर रहे हैं, जग रहे हैं कि हमारे एक भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप सोचिए कि 60,000 जवान तैनात है वहां पर और इतनी बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्या आसान है इंद्रवीर? प्रैक्टिकली आसान है? समझा जा सकता है? क्या हम उनके ऊपर खाली आरोप लगा दें कि उन्होंने अपने कर्तव्य नहीं कर रहे? वो क्या हमारे अंदर इतनी संवेदना नहीं है कि इतने बड़े हमारे जो जवान है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना खाना पीना छोड़ करके सब कुछ त्याग करके हम उनके ऊपर आरोप लगा दें? लेकिन हाँ, ये बात सच्चाई है इंद्रवीर कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से वहां पर बर्ताव कर रहे हैं और इसके लिए उनको फटकार भी लग रही है। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी सच्चाई है कि शायद अगर कुंभ के दौरान अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो महाकुंभ के बाद ये 100% श्योर है कि ऐसे लोग नपेंगे जिन्होंने भी वहां पर अव्यवस्था में या व्यवस्था न बना पाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं ठीक से कर पाए। बिल्कुल 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 करेक्ट करें। लेकिन अगर जैसे ये चलेगी क्या हुआ भाई, चेहरे पे लिखा हुआ है, क्या हुआ, चिल्ला लो क्या है? गाड़ी में धक्का मारना स्टार्ट
अब ना ये बैटरी गई ट्रांसफर करो। अब इससे ना क्या धक्का लगेगा यार। अब इसमें अखंड खराब हो जाना, रोडवेज यहाँ इंसान चलते चलते गिर जाता है, हार्ट अटैक हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो ये नॉर्मल चीज है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हर जगह होता है, ये रूटीन में। इसी चीज को लोग निगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सरकार की डग्गा मार बसें चल रही है, अरे सरकार के पास जो है नई पुरानी सब चला रहा है, सरकार चला रहा है, कम से कम आपको मुहैया करा है। लेकिन ये ऐसे जो अधिकारी हैं, जैसे आपने देखा ये कंडक्टर से अभी शुरू में जब विजुअल स्टार्ट हुआ, तो ये कंडक्टर है, और इनसे जब सवारी ने पूछा कि हम और ट्रांसफर करवा दीजिए, हमारा जो टिकट वो मेहनत करवा दीजिए, उससे आप ट्रांसफर लिखवा दीजिए, तो ये सीतापुर का जो कंडक्टर जो वो था, वो कह रहे थे तब उनके पास सवारी नहीं थी, तो वहां पे जब रिपोर्टर अगर नहीं होता तो ये तस्वीर भी नहीं आती सामने। ये इस तरीके से मोबाइल चिंता नजर आ रहा है। अब ये ऐसे अधिकारी कर रहे हैं, जैसे आपने एक बड़ा बहुत शब्द कहा अभी कि ऐसे अधिकारी को चिन्हित सरकार कर रही है, और 100% इससे आज नहीं एंड ऑफ द सरकार। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए ऐसा नहीं कि सरकार को या लोगों को कुछ पता नहीं कि कौन से लोग इसमें खेल बिगाड़ रहे हैं और बना रहे हैं। सरकार की बात नहीं है, मैं एक बात देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सरकार है या आप उनका पक्ष नहीं लिया जा रहा है, हमारा काम है सच्चाई को दिखाना। लेकिन प्रैक्टिकली खुद भी प्रैक्टिकल सोचो, तमाम लोग प्रैक्टिकली सोचे कि यार इतनी बड़ी तादाद में जो जनसंख्या वहां पहुंच रही है, सबके मन में श्रद्धा की भावना है, सब चाहते हैं कि हम इस पावन पर्व पे जाकर के आस्था की डुबकी लगाएं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है इंद्रवीर कि जब कोई शाही स्नान या अमृत स्नान आता है, तो लोगों की जो एक उत्सुकता होती है, एक उत्साह होता है कि हम जाकर के इस अमृत स्नान में ही जाकर के पावन पर्व पे डुबकी लगाएंगे तो हमें एक अलग फल मिलेगा, और इसी को देखते हुए लगातार वहां भीड़ बढ़ जाती है। अब क्या है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैदल भी जा रहे होते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी गाड़ियों से भी जाते हैं। अब 15 लाख गाड़ी अगर सड़कों पर उतर जाएगी प्रयागराज के आसपास, तो क्या इतना आसान होगा उसको मैनेज कर पाना? बहुत बड़ी तादाद में, यहाँ तक कि जो सीएम योगी पहले ही इस बात का अनुमान लगा चुके थे कि 45 करोड़ लोग के आसपास श्रद्धालु वहां पर आएंगे, लेकिन अभी 30वां दिन है और 30वें दिन ही 45 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंच चुके हैं। अभी 15 दिन बाकी है, तो अभी और भी बड़ी तादाद में वो लोग सोचता है वहां पे श्रद्धालु पहुंचे। तो सबकी व्यवस्था करना ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन हम सभी लोगों से विनम्र आग्रह निवेदन ये भी करना चाहिए कि हम सभी लोगों को कम से कम उस व्यवस्था को बनाए रखने का भी काम, हमारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। आलोचना करना अच्छी बात है, अगर आपके साथ दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल भी आलोचना करनी चाहिए, लेकिन हर समय हर बात पर आलोचना करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है इंद्रवीर। देखिए सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा ना, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो है ना, हम लोग किसी रिसोर्ट में किसी होटल में अगर कोई अरेंजमेंट करते हैं और हर अरेंजमेंट में 2 से 4 लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं। मैं बस छोटा सा एग्जांपल देके खत्म करूंगा अपनी बात। और उस अरेंजमेंट में जब 2-4 लोग बढ़ जाते ना, तो हमारी व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो जाती है, और वो होना तो भाई तो सिंपल सा आंकड़ा, जैसे आपने कहा ना 45 करोड़ लोग अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अब आप सोचिए एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, और ये हम सब लोग जब कुंभ स्टार्ट नहीं हुआ था तब हम लोग कह रहे थे जिस हिसाब से ये कुंभ का वो आयोजन किया जा रहा है उसमें डेफिनेटली संख्याएं बढ़ेगी, और वो बढ़ती नजर आएंगी और बढ़ती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये श्रद्धा है, और ये लोगों की देश से विदेश से हर जगह से लोग चल जा रहे हैं, अवश्य होती है, लेकिन इसको कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है। जिस तरीके से 3 बार कुंभ में 4 बार आग लग चुकी है, बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के सामने, लेकिन गवर्नमेंट ने किस तरीके से है वो समझौता ऑफ द गवर्नमेंट है, इसको लेकर के कहीं से अब लोग अगर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बटरिंग कर रहा है, जी हाँ बटरिंग कर रहे हैं, और जहां गलत होगा वहां गलत भी दिखाया है। आईबीसी के चैनल पे जाकर लोग देख ले, जिनको आईबीसी शिकायत है वो आईबीसी के चैनल पे जाकर देख ले, फेसबुक ट्विटर हर जगह आईबीसी की खबर ब्रेक हुई है, और जब आग लगी है तो नेगेटिव शिकायत है, पॉजिटिव शिकायत है, जो लोग मारे गए हमारे अंचल में जनता की सोच पर लड़का के काम है सरकार के जवाब से, तो हम लोग पीछे नहीं चाहिए। आईबीसी 24 है, हमेशा 4 कदम आगे रहता है लोगों से। बिल्कुल इंद्रवीर, और हमारा काम है दिखाना, सच्चाई को ही दिखाना। आपने अगर कुछ गलत किया तो वो भी दिखाएंगे। हम वो भी तस्वीरें दिखा रहे थे जो प्रयागराज की दास्तां बयां कर रही थी, महाकुंभ में इतने बड़े लंबी कतारें गाड़ियों की देखने को मिली थी, हम वो भी बयां कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा पहलू भी होता है जब हमको ये संवेदना भी दिखानी पड़ती है कि क्या इतने बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु या लोग पहुंचते हैं तो क्या आसान होता है। हम वही बात रख रहे हैं और सच्चाई दिखाएंगे, कोई भी कमी होगी उसको भी जरूर उजागर करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर चीजें ऐसी भी होती हैं
जिसे बताना हमारा फर्ज भी है, क्योंकि अगर हम एक चश्मे से देखेंगे हमें केवल और केवल कमियां ही नजर आएंगी तो भी गलत है, क्योंकि कुछ अच्छाइयां भी हैं। तमाम दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो तमाम लोग हैं, जैसे हम दिन रात मेहनत करते हैं खबरों के लिए, वैसे तमाम जिम्मेदार जो जवान है हमारे वो भी मेहनत कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। और कई ऐसी तस्वीरें महाकुंभ से भी आई है, देखने को मिली है, जहां पर पुलिस के जवान कंधों पर लोगों को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ अव्यवस्था हो सकती है, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं, हम उसे भी जरूर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। अब ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रयागराज से। ज्ञानेंद्र, 13 तारीख सुबह 8 बजे तक के लिए नो व्हीकल जोन एक बार फिर से घोषित कर दिया गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली थी, अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। 12 तारीख को माघ पूर्णिमा पर एक बार एक अमृत स्नान है। कितनी बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं और अधिकारी किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कल सीएम योगी ने एक बात स्पष्ट की है, जो बैठक की थी देर रात, कि किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। जो पार्किंग स्थल से महाकुंभ के लिए शटल बसें ज्यादा से ज्यादा चलाई जाए, कहीं पर भी भीड़ लगने ना दी जाए। हालात क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल अखंड, देखिए पहली बात तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो होता है, और एक तरीके से ये देखा जाता है पब्लिक उनकी बात बहुत सुनती है, और ये हुआ भी। 45 करोड़ से उन्होंने लोगों को कहा था 45 करोड़ लोग आ सकते हैं, और लोग आए, और अभी भी लगातार तांता लगा हुआ है। अखंड सोचिए कि कितने लोग अभी भी कंटिन्यू आ रहे हैं। मैं आपको नज़ारा कहिए तो मैं आपको दिखा दूं कि देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर लोग अभी भी चले चले आ रहे हैं, तिल रखने की जगह नहीं दिख रही है। किस तरीके से लोग अभी भी आ रहे हैं कंटिन्यू, अखंड लगातार आ रहे हैं। सोचिए कि अभी लगातार, और रही बात नो व्हीकल्स जोन की, तो 11 तारीख से नो व्हीकल्स जोन लगा दिए गए हैं। पहली बात तो अगर जो अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बलिया, गोरखपुर से आ रहे हैं तो उनको मलाका एरिया पड़ता है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करा दी जा रही हैं। और पहली रात में 1 बजे से 3 बजे तक थोड़ा सा छूट उनको दिया जाता है। गाड़ियां अंदर तक आती हैं, लेकिन फाफा मऊ के पास ही पार्किंग जोन बनाया गया है। अगर वो पार्किंग फुल हो जाती है तो मलाका के पास रोक दिया जाता है। अब बात करें लखनऊ की ओर से आने वाली गाड़ियां, लखनऊ, सीतापुर और शाहजहांपुर से आने वाली गाड़ियां और अन्य स्टेटों से आने वाली गाड़ियां, तो उनको भी जो है मलाका की ओर रोक दिया जाता है। कानपुर से आने वाली गाड़ियां तकरीबन उनको हर एक बॉर्डर पे रोक दिया जाता है। पार्किंग फुल हो जाती है तो उनको बॉर्डर के ही एरिया में जो है पार्किंग बनाई गई है। जो सोशल मीडिया पे भ्रामक चीजें फैलाई जा रही थी वो देखिए, इसीलिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की, एक एक चीजें उन्होंने जाना और अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं, और प्रशासन के तो हाथ पांव फूले हुए हैं। देखिए श्रद्धालु भले ही दूर से चले आ रहे हैं, लेकिन स्नान करने की जो है ललक उनकी कम नहीं हो रही है। हाँ, स्नान करने के बाद उनको ये लगता है कि इतनी दूर फिर से चल के जाना है, लेकिन वो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अखाड़े तो मिनिमम जा चुके हैं, अभी तक 8 अखाड़े यहाँ से जा चुके हैं, 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में अभी तक बचे हुए हैं। आज अब तुलसानंद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शुरू हो चुकी है, और वो भी अभी कुछ देर में बताया जा रहा है कि वो भी एक शुभ मुहूर्त में यहाँ से निकल सकते हैं। तो प्रशासन अपनी ओर से पूरी मदद कर रहा है श्रद्धालुओं की भी, और बात करते हैं किस तरीके से। ज्ञानेंद्र, एक सवाल है आपसे। लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था और ऐसी बातें आ रही थी कि जो ये आंकड़े सरकार की तरफ से दिए जाते हैं झूठे। आप कई दिनों से प्रयागराज कवर कर रहे हैं, प्रयागराज से, क्योंकि आपने आंखों देखी है, आपकी आंखों देखी खबरें, और हम एक पत्रकार होने के नाते सच्ची संख्या की बात भी करना चाहेंगे। क्या जिन आंकड़ों की बात की जा रही है, क्या उन आंकड़ों में कोई फेरबदल है? क्योंकि एआई टेक्निक से आंकड़ों की गिनती की जा रही, लोगों की गिनती की जा रही, क्या उसमें कुछ कमी है? क्या आप सच में अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि जो आंकड़ों की बात की जा रही लगभग उतने ही श्रद्धालु इस वक्त घाटों पर नजर आ रहे हैं? चलिए मैं विपक्ष के आंकड़ों की ही बात कर लेता हूँ। आप मेरे पीछे देख लीजिए, क्या ये आंकड़े झूठ बोल रहे हैं? आप यही बता दीजिए, ये पूरे आंकड़े क्या वो झूठ बोल रहे हैं? लगातार पब्लिक आ रही है, भीड़, मैंने शुरू में ही क्या कहा, तिल रखने की जगह नहीं मिल रही है। 7 तारीख से लगातार भीड़, जैसे पीएम मोदी के जाने के बाद से लगातार, भले वीवीआईपी मूवमेंट, मैंने शुरू से, मैं आज भी यही कह रहा हूँ,
वीवीआईपी मूवमेंट से श्रद्धालुओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हनुमान मंदिर बंद हो जा रहे हैं स्नान करने के बाद, लोग इंतजार कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक एक वीवीआईपी मूवमेंट अगर हनुमान मंदिर में पड़ जाता है तो 5 बजे तक मंदिर बंद कर दिया था, क्योंकि 4 से 5 आरती का समय होता है और तब भी लोग खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, बड़े हनुमान जी का दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि स्नान करने के बाद बड़े हनुमान जी का दर्शन, फिर अलौकिक माता का दर्शन करके ही श्रद्धालु यहाँ से निकलते हैं। तो सोचिए, लोग श्रद्धालुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से अपनी आंखों से देख रहा हूँ, दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ। सोचिए, ये लगातार श्रद्धालु अभी भी जा रहे हैं। कहीं भी ऐसा कह ही नहीं सकते कि भीड़ कम हो। जो बातें आ रही थी, हाँ ये सही कह सकता हूँ कि जो बातें 27, 28, 29 में आ रही थी कि पीपा पुल्स बंद कर दिए गए हैं, ये वो सही था, क्योंकि मैं भी उसमें एक भुक्तभोगी था। पीपा पुल्स बंद कर दिए गए थे। रात में 1 बजे के आसपास एक IPS से हम लोग झड़प भी होती है और संजय प्रसाद का मैसेज आता है कि फला पीपा पुल खुले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसी पीपा पुल पे हम लोग खड़े भी थे। 7 नंबर पीपा पुल कहा जा रहा था। उस टाइम जो कमियां थी प्रशासन की, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटित हुई थी, उसके बाद से अब पीपा पुल खोल दिए गए हैं। उसके बाद से कभी भी पीपा पुल बंद नहीं किए। हाँ, एक चीज है अखंड कि 5 पीपा पुल बंद है, इसलिए जिसमें 4 अखाड़ों के लिए रखा गया था, एक इमरजेंसी व्हीकल जिसको एम्बुलेंस के रूप में कह भी सकते हैं, उनके लिए रखा गया था। तो ये 5 पीपा पुल बंद है, लेकिन 25 के 25 पीपा पुल चल रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं अखंड। देखिए, हम लोग भी पैदल चल रहे हैं, हम लोग भी मीडिया कर्मी हैं और लगातार हम लोग तकरीबन एक बात कहें तो 15 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग केवल मेले में घूमते हैं और अभी भी हम लोग तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। हम लोगों को संगम नोस तक जाना होता है तब भी, और या अखाड़ों की ओर जाना होता है तो पैदल ही जाते हैं। सोचिए अखंड कि हर एक चीज बराबर है। थोड़ा सा अगर प्रशासन और इसमें सुधार करे, जो वीवीआईपी हैं उनके व्हीकल्स को अगर बंद करा दे तो श्रद्धालुओं में और खुशी होगी। लेकिन श्रद्धालु कहीं भी झुक नहीं रहे हैं। उनके अंदर एक जो बाहर से गाड़ियां आती हैं वो चाहते हैं कि हमारी भी गाड़ियां अंदर हों, लेकिन अगर प्रशासन मना कर देता है तो लोग जो है मान भी जाते हैं। जैसे आप चुंगी की ओर आएंगे अलौकिक मंदिर के पास, तो वहाँ पे 17 नंबर पार्किंग बनी हुई है, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कराए। वहाँ की स्थिति ये है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, तकरीबन 8000 से अधिक गाड़ियाँ खड़ी हैं। सोचिए, एक छोटे से एरिया में जहाँ पार्किंग बनाई गई है 8000 से ज्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। और कितने पार्किंग होंगे, तकरीबन हमारे पास जो आंकड़े हैं 80 से अधिक पार्किंग है। तो 80 से अधिक पार्किंग में अगर एक छोटे से शहर के बीचों बीच में 8000 पार्किंग है और 80 से अधिक पार्किंग है, तो कितनी गाड़ियां खड़ी होंगी ये अंदाजा लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं वो गलत है और हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। लोग काफी दूर से पैदल आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से एक व्यवस्था की गई है। जो भी एक बड़ा बढ़िया वर्ड भी आया है, बड़ा बढ़िया। देखिए, कुछ मीम्स भी निकल करके आते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी निकल करके आती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिक्कतें किसको है, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं है, पर्यटकों को दिक्कत है। जो पर्यटन के हिसाब से प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं, दिक्कत उन्हें नजर आ रही है। श्रद्धालुओं को किसी बात की कोई शिकायत नहीं है। पर्यटक स्थल जो पर्यटन के लिहाज से महाकुंभ में जा रहे हैं उनको दिक्कत है। बड़े ऐसे मीम्स से निकल करके सामने आते हैं और बड़ी बातें भी हैं, क्योंकि श्रद्धालु अब कई ऐसे भी आपसे दिखा रहे हैं लगातार लोगों को आपस में सुनते हुए। अखंड एक चीज मैं दिखा दूं। देखिए, ये मीडिया सेंटर से मैं निकला हूँ, ये रोड बंद कर दी गई, सीधे संगम नोस की ओर जाता है। लेकिन अब हम लोगों को और भी घूम के जाना पड़ेगा, केवल श्रद्धालु नहीं घूमेंगे, यहाँ तक कि हम लोग भी घूम कर जाएंगे। सोचिए, सामने है, इस सामने पूरा रोड बंद कर देगा। यहाँ से संगम नोस मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन हम लोगों को भी यहाँ से घूम के ही जाना पड़ेगा। तो देखिए, सबके लिए नियम बराबर रखा गया है, हम लोग इसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोगों को जाने देंगे तो श्रद्धालु कहीं ना कहीं नाराज होंगे। लेकिन एक चीज है, मैं ये कह रहा था कि श्रद्धालुओं के लिए सबसे अच्छी चीज है कि अगर उनके व्हीकल सामने रोके जा रहे हैं किसी पार्किंग के पास, तो पार्किंग के पास फ्री कॉस्ट इलेक्ट्रिक बसों का जो है रखा गया है कि आप फ्री जो है संगम तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक ये बसेस जाएंगी।
बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत सही बात आप कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आम और खास की व्यवस्था किसी एक ऐसे पर्व में नहीं होनी चाहिए, और सरकार को भी इस चीज पे विशेष ध्यान देने की भी जरूरत है, और प्रयास भी कर रही है कि अब विशेष और खास आम लोगों के बीच में कोई अंतर ना रहे। क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था जब होती है तो लोगों की शिकायतें बढ़ जाती है कि ये जो खास लोग हैं वो आसानी से अंदर पहुंच जा रहे हैं, हम लोग इतने किलोमीटर तक पैदल जा रहे हैं। तो दिक्कतों को, और सरकार को इस चीज का विशेष ध्यान देना भी चाहिए। और इस तरीके से अगर नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के मन में एक बात होगी कि ये खास और कोई भी खास नहीं है, सभी आम है। और इस श्रद्धा के पावन महाकुंभ में सभी लोग आम और खास के बीच का जो फर्क होता है उसे बुला करके सभी लोग एक साथ इस श्रद्धा के पावन महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए अपडेट देते रहिएगा हमारे दर्शकों को, और क्या वहां पर नया हो रहा है इसके बारे में जरूर बताइएगा। अनिल हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है संभल से आज की? लेकिन संभल से जो है, जो संभल की गुलाबो देवी मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी लड़की की शादी हाल फिलहाल में होने वाली है, जिसको लेकर के वो आज अपने मुंह बोले भाई, जो कि मुस्लिम समुदाय से माने जाते हैं, जिनका नाम सलीम सैफी है, और जो कि ये रिश्ता लगभग 25 सालों से चला आ रहा है, तो उनके घर पर आज बात मानने गई है। जी अनिल, खबर ये भी आ रही है कि जियाउर रहमान बर्ग पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और 10 दिन की और मोहलत दी गई है, 7 दिन की और मोहलत दी गई है, जो उन्होंने बिना नक्शा पास कराए जो मकान का निर्माण कराया जा रहा है, और वो लगातार जवाब नहीं दाखिल कर रहे हैं। इसको लेकर के डीएम ने जुर्माना लगाया है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जखंड, इस पर जो है अधिवक्ताओं को ये 10 दिन का और आखिरी समय दिया गया था, जो कि कल था 10 फरवरी का। लेकिन 10 फरवरी के बाद भी कोई ऐसे पक्के साक्ष्य वो प्रशासन के सामने पेश नहीं कर पाए कि जिससे कि पता चल सके कि जियाउर रहमान बर्ग का जो मकान है वह पुराना है, क्योंकि सांसद जो है ये कहते चले आए हैं कि यह मकान पुराना है और हमने इसकी मरम्मत करवाई है। लेकिन प्रशासन इस बात को से कतई कतरा रहा है। वहीं नगर पालिका प्रशासन भी इस बात से कतरा रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि ये जो मकान बनाया गया है, नया बनाया गया है, और इसका जो है नक्शा पास नहीं है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसे पक्के साक्ष्य प्रशासन को नहीं दिए गए हैं जिससे कि यह साबित हो कि पुराने मकान को तोड़कर ही इसकी मरम्मत कराई गई है। और जब पक्के उचित समय देने पर भी कोई ऐसा जवाब नहीं आया अधिवक्ताओं की तरफ से या मानव सांसद वर्ग की तरफ से, तो जो है, और उन्होंने निश्चित और समय मांगा, जिसको लेकर के एसडीएम वंदना मिश्रा ने 500 रुपए के आर्थिक दंड के साथ में 17 फरवरी जो तारीख और आगे की मुहैया करा दी। जी अखंड। अनिल, एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सांसद हैं, अगर आप कोई जवाब दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, इतना समय आप लगा रहे हैं, तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाएगी? वो कैसे दाखिल करेगी? आप अपने पुराने कार्य का निर्माण करा रहे थे तो उसके भी कुछ साक्ष्य होंगे आपके पास, तो उन साक्ष्यों को पेश कर दीजिए। आखिरकार इस तरीके से हीला हवाली लापरवाही करेंगे और आरोप लगाएंगे कि पक्षपातपूर्ण रवैया या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है, तो इस तरीके से तो आम जनता आप ही जैसे लोगों को तो देखती है, और देखती है कि जब वो ऐसा करे तो हम भी ऐसा क्यों ना करें। सरकार और जो प्रशासन है इसीलिए तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहा है। अगर जो साक्ष्य उन्हें प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे, आप इतना समय क्यों लग रहा है आपको? लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे थे जो उन्होंने पेश करे थे, और उन्होंने एक चीज का दावा किया था उन साक्ष्यों में कि यह जो संपत्ति है और जो मकान है, इसमें जो है उनके पिताजी जो है ममलिकुर रहमान, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन प्रशासन ने उन सब साक्ष्यों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रशासन ने वो साक्ष्य सिरे से खारिज कर दिए, और कोई ऐसे वैध और कोई ऐसे पुख्ता ठोस सबूत ऐसे प्रशासन के सामने नहीं ये दे पाए जियाउर रहमान बर्ग और उनके अधिवक्ता, जिससे यह मालूम हो सके कि ये मरम्मत जो है पुराने मकान को तोड़कर की गई है। प्रशासन अब भी है, आप देखना यह है कि अगर 17 तारीख को कोई ऐसे साक्ष्य अगर पेश करते हैं तो क्या साक्ष्य वो प्रशासन को देते हैं, और अगर साक्ष्य प्रशासन को नहीं देते हैं तो आगे प्रशासन की तरफ से क्या ऐसी कार्रवाई होगी? क्या बुलडोजर की कार्रवाई होगी? ये सवाल जो अभी अनिल देखने वाली बात होगी। 17 तारीख को प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, 17 तारीख को कौन से साक्ष्य पेश करते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन दिन लगातार बीतते जा रहे हैं, ऐसे में उम्मीद कमी है कि 17 तारीख को भी कोई साक्ष्य जरूर पेश कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट जरूर लेते रहिएगा इस खबर पे, और क्या कुछ नया है वो भी हमें बताइएगा। हमारे साथ एसपी सिंह जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर की आज की? अखंड, आज सुल्तानपुर की एक खबर ये है कि एक विद्यालय ऐसा पाया गया है जो एक ही विद्यालय की मान्यता है, और उसमें संचालित कई विद्यालय हो रहे हैं। अखंड, बताइए, आप बताइए, एसपी सिंह सुन रहे, बताइए।
कह रहे हैं सुल्तानपुर का एक ऐसा विद्यालय है, सुरजीपुर पड़ता है, असरोगा टोल के जस्ट बगल, हाईवे के ही बगल ये विद्यालय संचालित किया जाता है। इस विद्यालय की मान्यता केवल हाई स्कूल तक है, लेकिन ये विद्यालय इंटरमीडिएट तक चलाया जाता है। इसी विद्यालय में 2-3 मदरसे भी अवैध रूप में चलाए जा रहे हैं। मान्यता केवल हिंदी विद्यालय की है, लेकिन ये विद्यालय भी, मदरसा भी चलाए जा रहे हैं। और जो भूमि आवंटित हुई है विद्यालय के नाम पर, इनकी खुद की जमीन है, लेकिन बगल में काफी दूरियों तक बंजर जो सरकारी भूमि का कब्जा किया गया है। और तीनों लोग जो रईस अहमद इसको जो विद्यालय संचालित करते हैं, ये तीनों लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सर्विस वाले हैं और उसी की हनक से विद्यालय चलाते हैं। और आसपास के लोगों को अगर कोई उनसे निवेदन भी करता है या कोई कार्रवाई भी करता है या एप्लीकेशन भी देता है, तो उसको अवैध धमकी मिलती है और जान से मारने तक की धमकी मिलती है। और कोई आसपास कोई दुकान भी, अधिकारी क्या कर रहे हैं, दुकान कौन बने हुए हैं उनको नहीं पता है। आपको खबर पता लग जा रही, पत्रकारों को खबर पता लग जा रही, अधिकारियों को इतना पता करने में क्या बहुत समय लग जा रहा है? इतने प्रभावशाली व्यक्ति अगर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? कौन है वो लोग जिनका संरक्षण प्राप्त है इनके ऊपर? उसी दुकान के पास एक देखिए विकलांग वहीं थे बेचारे, दुकान खोले थे खोखा डाल करके। उन्होंने इनको मारा भी, पीड़ा भी, गाली भी दी। उसके बाद जो है तब से बेचारे हैरान परेशान हैं। शासन प्रशासन के द्वार पे बुजुर्ग, मतलब अपने पिता बुजुर्ग को भी लेकर के, और ये खुद अपाहिज हैं। ये इनके भाई हैं, उनको लेकर के सहारा के उनके साथ आते हैं, लेकिन उनके पास भी समय नहीं है। रोटी कमाने के लिए आदमी हमेशा कहीं न कहीं निकलता रहता है, क्योंकि परिवार चलाना मध्यम वर्गीय। ये देखिए विकलांग हैं, तो इनकी दुकान वहां से मतलब हटवा दी गई। और तब से दुकान एक बार हटवाई थी ना, हाँ, वो एक बार पहले हटवाया गया था। और इनके ऊपर बेचारे के ऊपर भूमाफिया जैसा एक्ट लगाया गया एक विकलांग के ऊपर, और ये तब से एप्लीकेशन लेके अपना दौड़ रहे हैं। जिनके ऊपर एक्ट जो लगाना चाहिए था, जिनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? जब सब चीजें दिख रही हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए एप्लीकेशन के पुलिंदा लेके घूम रहे हैं जी, कागज सारे कुछ। ये देखिए एप्लीकेशन लेके घूम रहे हैं। किसके पास इन्होंने शिकायत की है? किसके पास जाके अपनी प्रार्थना दी है इन्होंने? भैया किसके पास शिकायत किया है, आप बताइए। जी, हम यहाँ से लखनऊ तक शिकायत करते हैं, कोई कुछ होता नहीं है। धमकी मिलती है कि ये कुछ कर नहीं पाओगे। हम तीनों भाई सरकारी नौकरी वाले हैं, पैसे के बल पे धमकी भी दिया जाता है। और इनके ऊपर इनकी गुमती रखाने पे हमारे ऊपर भूमि माफिया लगा दिया। नहीं, उनकी बात बताइए। जिन अधिकारियों के पास आपने शिकायत की, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? क्या किस तरीके की दलील दी? अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर, निरीक्षक अधिकारी, किसी के पास हम बाकी नहीं है कि आज हम 3-4 साल से दौड़ रहे हैं, कार्रवाई के दौर पे कागज दे रहे हैं, लिख कर कुछ होता नहीं है। धमकी मिलती है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, कोई भी जांच करने जाता है। धमकी वो लोग दे रहे हैं, तो ये अधिकारी क्या बताते हैं? कुछ तो आपसे बताते होंगे ना, कोई दलील तो देते। क्या दलीलें देते हैं? क्या सर, जैसे अभी हमने एप्लीकेशन डाला कि इसी स्कूल में, हाई स्कूल की मानता है, 12वीं पढ़ाते हुए बच्चे पकड़े गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाद में ये हुआ कि घूस पात लेके उसको सुलझा दिया गया, बच्चे पकड़े गए उसमें, लेकिन कोई भी जाता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मैं 3-4 साल से परेशान हूँ और ये भूमि माफिया लगा दिया गया। एक विकलांग के ऊपर हम गुमती रखे कि उसके ऊपर भूमि माफिया लगा दिया गया और इन्होंने ही बंजर भूमि कब्जा किया। इनके ऊपर 22B का मुकदमा चलाया जा रहा है। और जो कि हम गुमती रखे इसलिए कि हमारा वहाँ सन 84 का पिताजी के नाम पट्टा था, उस समय खाने के लिए नहीं होता था, इसलिए हमने गुमती रखा। हम सोचे कि हमारा पट्टा है, पट्टे का कागज भी है हमारे पास, इसलिए इनके गुमती के रखे हैं विकलांग के लिए, और इनके लिए गुमती रखे। हमारे ऊपर भूमि माफिया लगा दिया गया। एसपी सिंह, आपने क्या किसी अधिकारी से बात करने की, इस पूरे प्रकरण में बात करने की कोशिश की है? क्या कुछ उनकी तरफ से क्या रिप्लाई है? जिला विद्यालय निरीक्षक के पास कॉल किया गया इस संबंध में, तो उनका फोन नहीं उठा। और जो सहायक बेसिक विद्यालय निरीक्षक हैं जटाशंकर यादव जी, वो कह रहे हैं सर को जानकारी दे करके इस पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमने ये कहा कि काफी दिनों से कब तक की जाएगी? 4 साल से तो आपके ऊपर प्रार्थना दे रहे हैं, कब तक कार्रवाई की जाएगी? या 40 साल लग जाएगी तब तक कार्रवाई की जाएगी क्या? ये सर का मेन उसमें कर्ता धर्ता सन है, हम तो उनको जानकारी दे रहे हैं।
वो अभी एक मीटिंग का बताया कि हम मीटिंग में गए हुए हैं, इसलिए फोन उनका ना उठता होगा। अब उस पर क्या है, अभी लाइव खत्म होने के बाद उनसे जाके अपडेट लिया जाएगा कि जिला विद्यालय निरीक्षक क्या कहते हैं इस पे। बिल्कुल एसपी सिंह, इस खबर पे बने रहिएगा और जरूर बात कीजिएगा कि आखिरकार 3-4 साल से एक जो प्रार्थी है वो लगातार आपसे शिकायत कर रहा है, लेकिन उस शिकायत पर कुछ हो नहीं रहा है। आप जरूर कोई कार्रवाई आपको इनके ऊपर नजर आती है, बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की उसको भी तो कम से कम बताइए कि क्या लगातार घूमने के लिए है, आपके ऊपर फरियाद देने के लिए है? आपके कंधों पर अगर जिम्मेदारी तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए ना। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, आखिर वजह क्या इतना समय लग जा रहा है किसी के ऊपर कार्रवाई करने में? अगर सच्चाई है तो सच्चाई में अगर इस तरह के गलत कार्य किया जा रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और अगर ये सब दुष्प्रचार किया जा रहा है तो इनको खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। नहीं, ये तो पता लगाना आपका काम है। काफी दिनों से देख रहे हैं, बेचारे दौड़ रहे हैं, आज इनको हमको लगा कि इनकी खबर पब्लिश किया जाए। और दूसरी बात, शिक्षा विभाग बिल्कुल एसपी सिंह, एकदम सच्चाई यही है। आप बिल्कुल आप खबर दिखाएंगे, सच्चाई दिखाना है। नहीं, बिल्कुल आपको दिखाना चाहिए और पूछना भी चाहिए इनसे। बिल्कुल उनको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप इसके साथ गंभीरता से लगिए और आखिरकार पूछिए कि आखिरकार कार्रवाई में दिक्कत क्या आ रही है। अगर वो लोग गलत नहीं है तो आप इनको क्यों नहीं बता देते कि वो गलत नहीं है? अगर वो गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर? दोनों सवाल जरूर पूछिएगा एसपी सिंह, ठीक है? बात कीजिएगा आखिरकार इतनी बड़ी अगर लगातार कोई 3-4 साल से आपके पास फरियादी आ रहा है शिकायत लेकर के, तो उसका निस्तारण करना चाहिए ना कि क्या शिकायत के लिए क्या आप चलाते रहोगे? और उनके साथ उनके भाई भी हैं, तो क्या उनको नहीं देखना चाहिए कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये अखंड जानिए कि हाईवे के जस्ट सटा हुआ विद्यालय बना हुआ है, मतलब उसी 4 लाइन से बिल्कुल हजारों वाहन गुजरते रहते हैं, लेकिन हाईवे के किनारे की हाल है। जो गांव और कस्बों का हाल होगा वो तो फिर आंखों देखा ये रहेगा। ये बताइए, जो शासन प्रशासन की आंखों में जो धूल डाली जा रही है, ये हाईवे के किनारे की हाल है, और गांव और कस्बों का क्या हाल होगा ये तो स्थिति ही बयां करेगी। बिल्कुल एसपी सिंह, जरूर इन अधिकारियों से बात कीजिएगा और जो भी गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है और इस तरीके से किसी को टहला रहा है, परेशान कर रहा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जरूर बात कीजिएगा जिम्मेदार अधिकारियों से। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।